25 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन की एक विहित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वीक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वीक्षक अपने केंद्राध्यक्ष के निर्देशन में इस भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह वीडियो वीक्षकों की सहायता के लिए बनाया गया है। इसे देखने के पश्चात उन्हें परीक्षा प्रणाली की स्पष्ट जानकारी हो जाएगी और वे अपने कर्तव्य का प्रभावी निर्वहन कर सकेंगे। साथ ही यह वीडियो परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी है। वे जान सकेंगे कि परीक्षा केंद्र पर उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है और परीक्षा के संचालन की क्या व्यवस्था रहेगी। यह करियर सेल चैनल है। आपके अपने करियर सेल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम इस परीक्षा की व्यवस्था के बारे में डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से विस्तार से समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा को संपन्न करने के लिए एक विस्तृत मशीनरी होती है और इस मशीनरी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको हम वीक्षक कहते हैं। वीक्षक वो व्यक्ति होते हैं जो परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष में रहकर परीक्षा की विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करते हैं। यह वीडियो मुख्य रूप से वीक्षकों के मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को देखकर विद्यार्थी या अभ्यर्थी या परीक्षार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। उन्हें पता चल सकेगा कि उस दिन यानी परीक्षा के दिन कौन कौन सी कार्रवाइयाँ होंगी जिसको वो पहले से जान लेंगे तो उन कार्रवाइयों को वहाँ पर संपन्न करने में उन्हें सुविधा होगी। तो जाहिर है यह वीडियो जितना महत्वपूर्ण वीक्षकों के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण अभ्यर्थियों के लिए है। तो आप दोनों ही इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। सबसे पहले आपको बधाई कि आप वीक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं, क्योंकि वीक्षक का दायित्व या इस परीक्षा को संपन्न करने के लिए जो अलग अलग पदाधिकारी बनाए जाते हैं जैसे केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक आदि, ऐसे व्यक्तियों को ये दायित्व सौंपे जाते हैं जिनकी छवि निर्मल होती है और निष्ठा असंदिग्ध होती है। तो आप निर्मल छवि के और असंदिग्ध निष्ठा के व्यक्ति पाए गए हैं। इस बात के लिए आपको गर्व होना चाहिए और आपको बधाई। आइए अब शुरू करते हैं कि परीक्षा को संपन्न करने में आपको कौन कौन सी भूमिका निभानी है, आपके कर्तव्य और दायित्व क्या क्या हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है ताकि यह कार्य भी ठीक से संपन्न हो जाए और आप पर भी किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की स्थिति उत्पन्न न हो। आपके कार्यों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, परीक्षा के एक दिन पूर्व के कार्य और परीक्षा वाले दिन के कार्य। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यह परीक्षा 25 जुलाई 2021 को होगी। 25 जुलाई को यह परीक्षा दो पालियों में या दो शिफ्ट्स में संपन्न होगी। एक शिफ्ट प्रातःकालीन शिफ्ट होगी और दूसरी शिफ्ट होगी दोपहरकालीन शिफ्ट। अगर हम इन शिफ्ट की बात करें तो इस शिफ्ट का यानी वास्तविक समय जो परीक्षा का है, अगर उसकी अपन बात करें तो वास्तविक समय परीक्षा का जो होगा वह प्रातः वाली शिफ्ट में होगा 10 बजे से 12 बजे का और दोपहर वाली शिफ्ट में होगा 2:15 बजे से 4:15 बजे का। परीक्षा के वास्तविक समय से क्या तात्पर्य है? परीक्षा के वास्तविक समय से तात्पर्य है ठीक 10 बजे परीक्षार्थी OMR शीट पर उत्तर अंकित करना शुरू कर देंगे और 12 बजे वे उत्तर अंकित करना बंद कर देंगे और आपको OMR शीट सौंप देंगे। इसी तरह से दोपहर की अगर अपन बात करें कि 2:15 से 4:15, तो 2:15 बजे परीक्षार्थी उत्तर अंकित करना शुरू कर देंगे और 4:15 बजे उत्तर अंकित करने का काम संपन्न हो जाएगा। ये तो परीक्षा का वास्तविक समय है, लेकिन परीक्षा की इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए आपको किन किन समयावधियों का ध्यान रखना है, यह सब बात अभी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि 25 जुलाई को दो शिफ्ट में परीक्षा है। आपका कार्य प्रारंभ हो जाएगा परीक्षा के एक दिन पहले से, यानी आप 24 जुलाई 2021 को आप अपने केंद्र पर पहुंचेंगे। आपको ज्ञात हो ही चुका है कि आप किस केंद्र पर वीक्षक के तौर पर पदस्थ किए गए हैं। आप केंद्र पर 24 जुलाई को कब पहुंचेंगे, यह निर्देश आपके केंद्राध्यक्ष महोदय ने आपको दे दिया होगा। 24 जुलाई को जब आप अपने केंद्र पर पहुंचेंगे तो दो महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है।
पहला महत्वपूर्ण कार्य होगा एक घोषणा पत्र देने का। यह घोषणा पत्र कैसा है? यह घोषणा पत्र है कि इस परीक्षा केंद्र पर आपका कोई निकटतम रिश्तेदार इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है। यह घोषणा पत्र पर आपको हस्ताक्षर करके देना होगा। परीक्षा निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो और निष्पक्ष ढंग से संपन्न होती हुई दृष्टिगोचर भी हो, इसके लिए ज़रूरी है कि परीक्षा कार्य में लगे हुए किसी भी व्यक्ति का कोई परिजन परीक्षा में उस केंद्र पर सम्मिलित न हो। तो आप इस घोषणा के द्वारा यह स्पष्ट करेंगे कि इस परीक्षा केंद्र पर आपका कोई निकटतम रिश्तेदार या आप पर कोई आश्रित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है। अब निकटतम रिश्तेदार की क्या परिभाषा है? तो मोटे तौर पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि आपका पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पति, पत्नी आदि। ये रिश्तेदारों की काफ़ी लंबी सूची है। जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे 24 जुलाई को, तो जब आपको घोषणा पत्र दिया जाएगा तो उसमें इन समस्त रिश्तेदारों का स्पष्टता से उल्लेख है। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसमें जो रिश्तेदार लिखे हुए हैं उनमें से कोई ऐसा तो नहीं आ रहा है जो इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के तौर पर बैठा है। आपके केंद्र पर नहीं होना चाहिए, दूसरे केंद्र पर आपका निकटतम रिश्तेदार या आश्रित परीक्षा दे सकता है। जिस केंद्र पर आपकी शिक्षक के तौर पर नियुक्ति की गई उस केंद्र पर नहीं होना चाहिए। तो आपका पहला काम ये होगा, घोषणा पत्र आप भर कर दे देंगे। कब की बात कर रहे हैं अपन? 24 जुलाई की। घोषणा पत्र भरने के पश्चात आपको एक ब्रीफिंग सेशन में शामिल होना है। यह ब्रीफिंग सेशन को हम एक तरह से प्रशिक्षण का सेशन भी कह सकते हैं। इस ब्रीफिंग सेशन में या प्रशिक्षण सेशन में आपको आपके केंद्राध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी और आपको कौन कौन से कार्य करना है। आपने ऑलरेडी यह वीडियो देख लिया है तो आपको बहुत सारी बातें तो पहले से ही पता है, और अगर आप इस वीडियो को ब्रीफिंग सेशन के बाद देख रहे हैं तो आपको जो बातें वहाँ पर बताई गई है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और हो सकता है कि आपको कुछ बातें इसमें अलग से भी पता चले। तो ब्रीफिंग सेशन आप अटेंड कर लीजिए, उसमें सब बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। एक डायरी अपने पास रखिए, उसमें आप नोट्स बना लीजिए। कोई आपके मन में शंका या प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह तुरंत ही आप अपने प्रशिक्षक यानी केंद्राध्यक्ष महोदय से पूछ लीजिए, शंका का समाधान कर लीजिए। पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि अब आपको सभी बातें पता चल गई जिसके आधार पर आप परीक्षा का कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकेंगे। इस सेशन की पूर्णता के पश्चात आपसे हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। आपके द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाना इस बात का प्रमाण होगा कि आपको सभी बातें समझ में आ गई है। तो ध्यान से सुने और फिर उस पर हस्ताक्षर कर दें। यह हो गया आपका 24 जुलाई वाला काम। अब 25 जुलाई परीक्षा वाला जो दिन है, उस दिन आपको क्या करना है? परीक्षा वाले दिन आपको 8:30 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है पहली शिफ्ट के लिए। जैसा मैंने बताया 2 शिफ्ट हैं। पहली शिफ्ट के लिए आपको सुबह 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है और दूसरी शिफ्ट के लिए आपको 12:45 तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएं शिक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए या फिर अभ्यर्थी के तौर पर शामिल होने के लिए भी अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने साथ मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाएं, क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। फिर वहाँ पर रखने की व्यवस्था किस तरह से है? आपका कोई बहुमूल्य मोबाइल वगैरह इधर उधर हो सकता है, गुम सकता है। इससे तो बेहतर होगा कि आप मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं पहुँचे। अब आप 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे परीक्षा केंद्र पर। कंट्रोल रूम से आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, उनका आप पालन करें। आपको एक पेशी पैड या कुछ दस्तावेज दिए जाएंगे जिसमें वह सामग्री होगी जिसके आधार पर आप परीक्षा करवा सकेंगे। इस पेशी पैड में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जैसे अटेस्टेशन शीट होगी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, और इसी तरह से आपके द्वारा जो वहाँ पर घोषणा की जाएगी परीक्षा कक्ष में उसका भी प्रपत्र रहेगा, और रूम चार्ट आदि ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। तो वो सब आप देख लीजिए कि जिस कक्ष में आपको शिक्षक की ड्यूटी आवंटित की गई है उसी कक्ष का पेशी पैड आपको मिला है, उसी कक्ष की सारी वस्तुएं आपको प्राप्त हुई है। ये आप सब अच्छी तरह से इसका परीक्षण कर लेंगे। कब परीक्षण करेंगे आप? 8:30 बजे आप पहुंच गए, 8:30 से 9 बजे के बीच में
आप इसका परीक्षण कर लेंगे सुबह की शिफ्ट में। इसी तरह से दोपहर की शिफ्ट में भी आपको आधे घंटे का समय मिलेगा, वहाँ पर आप देख लीजिए। और एक बात याद रखिए कि दोनों शिफ्ट में आपको अलग अलग कक्षों में वीक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। यानी सुबह की शिफ्ट में आप जिस कक्ष में वीक्षक हैं, दोपहर की शिफ्ट में आप किसी अन्य कक्ष में वीक्षक के तौर पर रहेंगे। इस बात को ध्यान रख लीजिए। तो दोनों बार दस्तावेज को अच्छी तरह से देख लीजिए कि जो कक्ष आवंटित है उसी के दस्तावेज आपको प्राप्त हो गए। अब आप पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद अगला कदम होगा परीक्षा कक्ष में पहुंचने का। 9 बजे आप परीक्षा कक्ष में पहुंचेंगे पहली शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में 1:15 बजे आप परीक्षा कक्ष में चले जाएंगे। परीक्षा कक्ष में जाने के बाद और परीक्षार्थियों के आने के पहले आपको कुछ कार्य संपन्न करने होंगे। आपको कुल मिलाकर इस दौरान लगभग आधा घंटे का समय मिलेगा। यानी 9 बजे आप परीक्षा कक्ष में पहुंच गए सुबह वाली शिफ्ट में, दोपहर वाली शिफ्ट में आप 1:15 बजे पहुंच गए, और परीक्षार्थी कब आएंगे? सुबह वाली शिफ्ट में 9:30 बजे परीक्षार्थी कक्ष में आएंगे और दोपहर वाली शिफ्ट में 1:45 बजे कक्ष में आएंगे। तो 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में आपके पास आधे घंटे का समय है जब आप परीक्षा कक्ष में बैठें। परीक्षा कक्ष में जाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको करना चाहिए वो यह करना चाहिए कि आपको प्राप्त सामग्री में रूम चार्ट है, आप रूम चार्ट को निकाल लीजिए। रूम चार्ट में रोल नंबर डले हुए होंगे और प्रत्येक रोल नंबर के साथ सामने ABCD में से कोई न कोई लेटर लिखा हुआ होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि PSC की इस प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आते हैं वो 4 सेट में बनते हैं, A सेट, B सेट, C सेट, D सेट, और परीक्षार्थियों को अलग अलग सेट प्रदान किए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की नकल आदि की संभावना न रहे। तो आप रूम चार्ट लेंगे और रूम चार्ट में रोल नंबर लिखे हैं, रोल नंबर के सामने ABCD लिखा है। ये जो रूम चार्ट है इसमें लिखे हुए रोल नंबर परीक्षा कक्ष की टेबल पर भी लिखे हुए होंगे या स्टिकर लगा हुआ होगा या चौक से लिखे हुए होंगे। तो आप सबसे पहले सावधानी से इसका मिलान कर लीजिए कि रूम चार्ट का रोल नंबर टेबल पर लिखा हुआ है, उसी क्रम से टेबल पर लिखे हुए हैं, और जो रूम चार्ट के रोल नंबर के सामने ABCD लिखा हुआ है वही ABCD टेबल पर लिखे हुए रोल नंबर पर लिखे हुए हैं कि नहीं, यह आप बहुत भली भांति देख लीजिए। अगर यह दोनों स्थितियां समान हैं, यानी रूम चार्ट और टेबल पर एक जैसा लिखा है, तब तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अगर मान लीजिए कहीं थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है तो आप तुरंत अपने केंद्राध्यक्ष से संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर इस तरह की त्रुटि हो गई, ताकि समय रहते उसको सुधारा जा सके। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये सब आपने कर लिया है, एक बार और निर्देश आदि पढ़ लीजिए, सामग्री का एक बार परीक्षण कर लीजिए। आधे घंटे का समय पर्याप्त होता है, अपने आप को शांत चित्त कर लीजिए और आगे आने वाली प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए। पूरी प्रक्रिया को दिमाग में दोहरा लीजिए कि मैं क्या क्या आगे करने वाला हूँ। अब बजती है 9:30, 9:30 बजेगी और घंटी बजेगी। घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देगी और इस घंटी बजने के साथ ही 9:30 बजे क्या होगा, परीक्षार्थियों का आगमन होगा। जो परीक्षार्थी आपके परीक्षा केंद्र पर बाहर आकर रुके हुए हैं, अपना रोल नंबर आदि देख रहे हैं, घंटी जैसे ही बजेगी वे परीक्षा केंद्र में अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद वे अपने अपने कक्षों में जाएंगे। अर्थात अब आपके सामने परीक्षार्थी आना शुरू हो जाएंगे। जब परीक्षार्थी आना शुरू हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपका अगला काम शुरू होता है। परीक्षार्थी जब आते हैं तो आपको उनकी तलाशी ले लेना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उनके पास प्रवेश पत्र है और प्रवेश पत्र के साथ साथ उनके पास एक मूल फोटो परिचय पत्र भी है। ये आपको देख लेना है कि ये 2 चीज़ें अनिवार्य रूप से उनके पास है। और तलाशी लेते हुए आपको ये देख लेना चाहिए कि उनके पास कोई वर्जित वस्तुएं तो नहीं हैं, ऐसी वस्तुएं तो नहीं हैं जिसको लोक सेवा आयोग ने मना किया है कि उन वस्तुओं को लेकर नहीं आना है। अब वर्जित वस्तुएं कौन कौन सी हो गई हैं, इसको समझने के लिए अपन ऐसा समझ सकते हैं कि वो कौन कौन सी वस्तुएं जिनको लेकर अंदर आ सकते हैं। तो अंदर लेकर किनको किनको आ सकते हैं, एक तो प्रवेश पत्र को लेकर आ सकते हैं और दूसरा किसको लेकर आ सकते हैं, मूल फोटो परिचय पत्र को लेकर आ सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या ला सकते हैं, 2 काले बाल पेन
वो अपने साथ ला सकते हैं। चौथी चीज़ क्या ला सकते हैं? सैनिटाइज़र की 100 ml की एक बोतल ला सकते हैं। और पांचवी चीज़ वो अपने साथ क्या ला सकते हैं? पानी पीने की एक पारदर्शी बोतल। इन 5 चीज़ों के अलावा बाकी कोई भी चीज़ उनके पास होती है तो वो वर्जित मानी जाएगी और वह चीज़ लेकर उनको परीक्षा के कक्ष में, जहां आप शिक्षक के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त हुए, उसमें नहीं आने देना है। इन 5 चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ें वर्जित हैं। उदाहरण के तौर पर अपन कहें तो अपन ये कह सकते हैं कि परीक्षार्थी घड़ी पहनकर नहीं आ सकते हैं। अब घड़ी पहनकर नहीं आएंगे अगर मान लीजिए, तो टाइम कैसे देखेंगे? टाइम देखने के लिए आपके परीक्षा कक्ष में दीवार पर एक बड़ी घड़ी लगी हुई होगी और परीक्षा की संपूर्ण व्यवस्था उस घड़ी के हिसाब से ही संचालित होगी। तो आप अपने कक्ष में आने वाले परीक्षार्थियों को बता देंगे कि ये घड़ी लगी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। अगर सामने है, पीछे की तरफ घड़ी लगी है तो पलट कर देख नहीं सकते हैं। ऐसे में आप समय समय पर टाइम की घोषणा कर देंगे। या अगर कोई परीक्षार्थी आपसे समय पूछता है कि कितनी देर बची है सर, कितनी देर बची है मैम, तो आप उन्हें सामने लगी हुई घड़ी को देखकर बता देंगे कि अभी इतना समय शेष है। घड़ी नहीं वो ला सकते हैं, मोबाइल नहीं ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ला सकते हैं, जूते और मोजे पहनकर नहीं आ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। हाँ, वो चप्पल और सैंडल पहनकर परीक्षा कक्ष में आ सकते हैं। तो जूते चप्पल आपको मना करना है कि नहीं, आप इन्हें नहीं लेकर आ सकते हैं। बेल्ट नहीं बांध सकते हैं, काला चश्मा नहीं पहन सकते हैं। नज़र का चश्मा जरूर पहन सकते हैं, काला चश्मा नहीं पहन सकते हैं। टोपी नहीं पहन सकते हैं। हाथ में पहनने वाला बैंड नहीं पहन सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। हाथ में कोई धागा नहीं बांध सकते हैं, कलावा नहीं बांध सकते हैं। ये सब वर्जित या निषिद्ध वस्तुओं में आते हैं। इन वस्तुओं को नहीं ला सकते हैं। इस सूची में कुछ चीज़ें और शामिल हैं, जैसे मान लीजिए कि गहनों के संबंध में क्या व्यवस्था है? क्या गहने पहनकर आ सकते हैं? अगर कोई गहने पहनकर आते हैं तो उनकी तलाशी हमें लेनी है कि उन गहनों में कोई इस तरह का कोई डिवाइस तो छिपा कर नहीं लाया गया है जिससे कि नकल होने की संभावना हो सके। यद्यपि अब मैं अभ्यर्थियों से यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी परंपरा के अनुसार अगर अनिवार्य ना हो तो किसी भी प्रकार के आभूषण, गहने आदि पहनकर आप परीक्षा देने न जाएं, क्योंकि आपको वहाँ तलाशी की व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारा समय आपका भी जा सकता है और वीक्षकों का भी जा सकता है। तो आप तलाशी ले लीजिए और जब आप संतुष्ट हो जाएं कि अब परीक्षार्थियों के पास वो ही वस्तुएं बची हैं जो अनुमति जिनकी प्राप्त है, तो उसके बाद उन्हें अंदर आने दीजिए और उन्हें बैठने दीजिए। 9:30 बजे उनका प्रवेश शुरू हुआ, तलाशी की व्यवस्था हुई और वहाँ पर जाकर वो बैठ गए। मैंने अभी आपको कहा था कि वे अपने साथ प्रवेश पत्र और एक मूल फ़ोटो वाला परिचय पत्र ला सकते हैं। अब आपके मन में ये बात आएगी कि मूल फ़ोटो परिचय पत्र में क्या क्या शामिल है। तो मूल फ़ोटो परिचय पत्र में 9 प्रकार के परिचय पत्र सम्मिलित हैं। इन 9 प्रकार के परिचय पत्रों में से कोई भी एक प्रकार का परिचय पत्र लाना है। और मूल फोटो परिचय पत्र मतलब जो ओरिजिनल है वही लाना है। लेकिन ओरिजिनल का एक अपवाद भी है। 9 में से 8 तो ऐसे हैं जो ओरिजिनल ही लाना है, लेकिन इनमें एक ऐसा है कि जिसकी फोटोकॉपी लेकर भी अगर अभ्यर्थी आता है तो वो मान्य होगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और किसकी फोटोकॉपी मान्य होगी? इसमें सूची में सबसे पहले है मतदाता परिचय पत्र, अगर वो लाता है तो मान्य है। दूसरा है आधार कार्ड, और आधार कार्ड के संबंध में ही यह व्यवस्था है कि मूल आधार कार्ड हो, बहुत अच्छी बात है, न हो तो फोटोकॉपी ला सकता है। यहाँ मैं अभ्यर्थियों से आग्रह करना चाहूँगा कि मूल आधार कार्ड ले जाएंगे तो और अच्छा होगा। इसके अलावा पैन कार्ड है। केंद्र शासन, राज्य शासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय के द्वारा कोई फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र जारी किया गया है, वह भी मान्य होगा। फिर अगले क्रम पर पासपोर्ट। इसके बाद फोटो युक्त पासबुक की अगर आप प्रति ले जाते हैं तो वह भी मान्य है। शिक्षण संस्था में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, अभी विद्यार्थी हैं, तो शिक्षण संस्था के प्राचार्य के द्वारा जो आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है वह भी मान्य है। ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर परिचय पत्र के तौर पर स्वीकार्य है। और इसके साथ अंत में आता है राजपत्रित अधिकारी के द्वारा कोई नवीनतम फोटोयुक्त परिचय पत्र आपको प्रदान किया गया है तो वह भी मान्य है।
इस तरह से ये 9 चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि अधिकांश परीक्षार्थी आधार कार्ड या फिर मतदाता परिचय पत्र लेकर आएंगे। तो वो मैंने क्लियर कर दिया कि क्या चीज़ ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं। अब जब वो बैठ गए हैं अंदर, तो थोड़ा सा आपको ये देखना है कि मूल फोटो परिचय पत्र अगर किसी विद्यार्थी के पास न हो तो क्या होगा, और यदि मूल फोटो परिचय पत्र में जो फोटो लगा हुआ है उससे अभ्यर्थी का मिलान ना हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम उसे परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता उसकी समाप्त हो जाएगी। ऐसे परीक्षार्थी जो संदिग्ध दिखाई देते हैं उनके नाम और अनुक्रमांक की सूचना यथाशीघ्र अपने केंद्राध्यक्ष महोदय के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को हम पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति इस परीक्षा में न बैठ सके जो खुद अभ्यर्थी नहीं है, किसी और की जगह तो कोई परीक्षा में बैठने के लिए नहीं आ रहा है। ये इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए आपको बहुत सतर्क और सावधान होकर मूल फोटो युक्त परिचय पत्र, प्रवेश पत्र और उस अभ्यर्थी के चेहरे को आपको देखकर इनका मिलान कर लेना चाहिए, ताकि आप आश्वस्त हो जाएं कि सही परीक्षार्थी ही परीक्षा दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसमें किसी भी प्रकार की असावधानी आप कृपया न बरतिए। अभी बारिश का समय है, हो सकता है कि 25 जुलाई को बारिश हो, रेनकोट पहनकर कोई आ सकता है, छाता लेकर आ सकता है, तो ये जो अतिरिक्त वस्तुएं लेकर आएंगे उनका क्या होगा। तो मैं समस्त वीक्षकों को यहाँ सूचित करना चाहूँगा कि ऐसी अतिरिक्त जितनी भी वस्तु वो लाते हैं, आवश्यक वस्तुएं, मैं फिर अभ्यर्थियों से कह रहा हूं कि जितनी कम वस्तुएं लेकर आ पाएंगे, अनिवार्य वस्तुओं के अलावा कोई वस्तु न लाएंगे तो सबसे बढ़िया काम है। अगर कोई वस्तु बारिश वगैरह की वजह से लाना पड़ रही है तो मैं आप अभ्यर्थियों को भी बताना चाहता हूं और वीक्षकों को भी बताना चाहता हूं कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 ऐसे कक्ष बनाए जाएंगे जिनमें एक कक्ष में पुरुष अभ्यर्थियों की और दूसरे कक्ष में महिला अभ्यर्थियों की वस्तुएं रखी जाएंगी। तो अगर ऐसी कोई वस्तुएं हैं जो निर्धारित वस्तुओं के अलावा है, वो उस कक्ष में रख दी जाएगी। तो इसकी चिंता वीक्षक न करें और अभ्यर्थी भी ध्यान दें। जैसे ही परीक्षा केंद्र में पहुंचे तो वहाँ पता लगाएं कि कहाँ पर ये वस्तुएं रखी जा रही, वहाँ पर अपनी वस्तुएं आप रख दीजिए। इसके पश्चात जब आपने तलाशी ले ली, सब ठीक हो गया, तो अभ्यर्थी को निर्धारित सीट पर बैठने के लिए कहें, उससे कहें कि अपना रोल नंबर देख लें और उसी सीट पर बैठें जिस सीट पर आपका रोल नंबर लिखा गया है। अगर कोई अभ्यर्थी गलती से जल्दबाजी में दूसरे रोल नंबर वाली सीट पर बैठ गया और बाद में पता चलता है तो उस स्थिति को सुधारने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है। अतः इसको पूरी तरह से 100% ढंग से, शुद्ध ढंग से इसको संपन्न करें कि अभ्यर्थी वहीं पर बैठें जहां उसका रोल नंबर है। अभ्यर्थी बैठ गए, 5-7 मिनट में ये सब प्रक्रिया हो गई, बैठा दिया आपने। जब अभ्यर्थी बैठ गए और आपके परीक्षा कक्ष में या तो पूरे अभ्यर्थी आ गए या अधिकांश अभ्यर्थी आ गए हैं, तो आपको अब निर्देश सुनाना है। आपको एक निर्देश का प्रपत्र प्रदान किया जाएगा। उसमें कुल 8 प्रकार के निर्देश लिखे हुए रहेंगे। ऊंची आवाज़ में और स्पष्टता के साथ वो निर्देश आप सुना दें। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप भी उन निर्देशों को ठीक से सुन लें। उसमें आप ये बताएंगे उन निर्देशों में कि अभ्यर्थी अपनी समस्त एंट्रीज़, चाहे वो रोल नंबर हो या परीक्षा के सेट वाली एंट्री करना हो या आगे उत्तरों को लिखने वाली एंट्री करनी है, हस्ताक्षर आदि करना है, वो काली बॉल पेन से ही करेंगे। यह बात आप बता दीजिए, पहला महत्वपूर्ण निर्देश, क्योंकि काली बॉल पेन के अलावा अगर किसी अन्य रंग से या पेंसिल से गोले भरे जाते हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा। OMR शीट का जो रीडर है वह उसको नहीं पढ़ पाएगा। बहुत स्पष्टता से आप इसको कह दीजिए कि केवल काली पेन का उपयोग करना है। फिर उसके पश्चात आप उन्हें ये कहिए कि अभी आपको OMR शीट दी जाएगी। उस OMR शीट में जहाँ पर जो एंट्री करना है उन समस्त एंट्रीज़ को बहुत सावधानी पूर्वक कर लीजिए। उनको यह भी बता दीजिए कि एंट्री करने में बहुत सजगता रखें, क्योंकि गलती होने पर संशोधन में बहुत सारी कठिनाई आती है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि बहुत सावधानी से एंट्री करें, ये आप बता दीजिए। फिर उन्हें कहिए कि आपके पास कोई कागज़ तो नहीं है,
कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है। अगर कोई कागज़ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई लिखा हुआ पर्चा आदि है तो आप अगर लेकर आए हैं या आपके पास हैं और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और अनुचित साधनों के प्रयोग यानी UFM का प्रकरण बनेगा, ये उन्हें बता दीजिए। साथ ही साथ उन्हें यह भी कहिए कि परीक्षा कक्ष में अब आप बैठ गए हैं, आपस में आप चर्चा नहीं कर सकते, चर्चा मत कीजिए, नकल करने का प्रयास मत कीजिए, न नकल करवाने की कोशिश कीजिए। OMR शीट को आपस में नहीं बदल पाएंगे, आप आपस में मत बदलिए, किसी भी प्रकार का शोर मत कीजिए, उद्दंड व्यवहार करना निषिद्ध है। और साथ ही साथ प्रश्न पत्र की नकल करना, यानी जो प्रश्न पत्र वहाँ पर परीक्षार्थियों को मिला है उसको अपने साथ ले गए किसी कागज़ पर प्रश्न पत्र की नकल करना, या फिर उस प्रश्न पत्र में उन्होंने जो उत्तर के गोले भरे हैं और उनके हिसाब से जो विकल्प उत्तर के तौर पर है उन उत्तरों को लिखना, ये भी गलत बात है। तो उन्हें बता दीजिए कि आप न तो प्रश्न पत्र की नकल कर सकते हैं और न कागज़ पर उत्तर लिख सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं, कैसा, चर्चा, नकल, OMR शीट बदलना, शोर करना, उद्दंडता करना, प्रश्न पत्र की नकल करना या कागज़ पर उत्तर लिखना, ये भी अनुचित साधनों के प्रयोग के प्रकरण के अंतर्गत आते हैं और इसमें भी आप पर UFM का केस बनेगा। और एक बार UFM का केस बन जाता है तो बहुत मुश्किलों का सामना अभ्यर्थी को करना पड़ता है। इसलिए आप स्पष्टता से पहले बता दीजिए कि ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर उसके पश्चात आप अगला निर्देश क्या कहेंगे कि अब आप कक्ष में आ गए हैं, आप हमारी अनुमति के बिना कक्ष नहीं छोड़ सकते हैं, ये बता देंगे। जब आपको OMR शीट मिल जाएगी, कब मिलेगी अगले उसमें अपन देखते हैं। OMR शीट मिलने के बाद आप कक्ष नहीं छोड़ पाएंगे। कब तक कक्ष नहीं छोड़ पाएंगे? जब तक कि आपकी परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है। तो ये निर्देश भी आप उन्हें दे दीजिए। हाँ, इस बीच में ऐसा हो सकता है कभी कि मान लीजिए किसी को कोई बहुत प्रॉब्लम है और मेडिकल के हिसाब से किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है और उसको कक्ष के बाहर वॉशरूम आदि के लिए जाना पड़ता है, तो वो बहुत विशेष मामला होगा और उसके लिए वो आपसे विशेष अनुमति लेगा अभ्यर्थी। और ऐसे अभ्यर्थी के साथ वीक्षक को भी जाना होगा और वीक्षक उस पर पूरी तरह से निगरानी रखेंगे। और ऐसा कोई अभ्यर्थी विशेष अनुमति लेकर बाहर जाता है प्रसाधन के लिए, वॉशरूम के लिए, तो उसका रोल नंबर एक निर्धारित प्रपत्र पर लिखना है जिसको हम प्रपत्र 20 के नाम से जानते हैं। मेरा अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि जब एक बार आप परीक्षा कक्ष में पहुंच जाएं तो फिर आप इसी मानसिकता में रहे कि जब तक परीक्षा पूरी ना हो जाए, परीक्षा की अवधि पूर्ण ना हो जाए, तब तक आप परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके जाए, प्रसाधन कक्ष वगैरह की जो भी आपकी प्राकृतिक आवश्यकता है उनसे निवृत्त होकर ही आप परीक्षा कक्ष में जाएं, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो और वीक्षकों को भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो ये बात, ये निर्देश आप बता देंगे। 8 प्रकार के निर्देश हैं। फिर यह सब करते करते 9:45 हो जाएंगे। यानी कितने सारे काम करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है। अभ्यर्थियों के आने के बाद उनकी तलाशी लेना, उनको निर्धारित रोल नंबर पर बैठाना और उनको निर्देश पढ़कर सुनाना, यह सब काम आपको 15 मिनट में संपन्न करना है। अब 9:45 पर प्रातः वाली शिफ्ट में और दोपहर वाली शिफ्ट में 2 बजे आपको OMR शीट का वितरण करना है। जब आपके अभ्यर्थी बैठे हैं ना जिस क्रम से, OMR शीट पर भी एक क्रमांक होता है, तो उसी क्रमांक के हिसाब से आप OMR शीट का वितरण अपने अभ्यर्थियों में कर दीजिए। OMR शीट उन्हें प्राप्त कर लेने दीजिए और जब वे OMR शीट प्राप्त कर लें तो उनसे कहिए कि अच्छे अक्षरों में और बिना किसी त्रुटि के वो OMR शीट पर प्रविष्टियाँ करें। उनको पूरी प्रविष्टि करवा लीजिए। उनको प्रविष्टि करने के लिए पहले चरण में 10 मिनट का समय मिलेगा, यानी 9:45 को उनको OMR शीट मिल गई, 9:55 तक वो प्रविष्टि कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कठिन प्रविष्टियाँ नहीं होती हैं। 9:55 पर आप प्रश्न पत्रों का वितरण करेंगे।
प्रश्न पत्रों का वितरण करते समय बहुत सावधानी रखिए। जिस टेबल पर जो सेट देना है वही सेट उस टेबल पर पहुँचे, इस बात को ध्यान रखिए। बीच में अगर एकाध परीक्षार्थी अनुपस्थित है तो आप देख लीजिए कि उसका कौन सा सेट है, उसको उस सेट को छोड़ दीजिए और अगला परीक्षार्थी जो है उस परीक्षार्थी का जो सेट आ रहा है उसको वही सेट मिले। मान लीजिए कि पहले 4 क्रम है A B C D और तीसरे क्रम वाला परीक्षार्थी अनुपस्थित है, तो आपने पहले को A दे दिया, दूसरे को B दे दिया। अब C वाले को बचा लीजिए, या तो उसमें नीचे रख लीजिए अपने बंडल में, या फिर बहुत से लोग वहाँ टेबल पर भी रख देते हैं। अगर टेबल पर रखते हैं तो सावधानी रखिए, C को हटा दीजिए और चौथे वाले अभ्यर्थी को D सेट ही प्रदान कीजिए। इस तरह से अगर कोई अनुपस्थित होते हैं तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका सेट सही अभ्यर्थी तक पहुंचे। ये बात आप देख लीजिए। 9:55 पर आप प्रातः वाली शिफ्ट में और 2:10 पर दोपहर वाली शिफ्ट में आप प्रश्न पत्रों का वितरण कर देंगे। फिर क्या होगा, अगला काम क्या होगा, अब इसके पश्चात जो प्रश्न पत्र मिले हैं अभ्यर्थियों को वो घंटी बजने पर, यानी 10 बजे अब परीक्षा शुरू होने वाली है तो घंटी बजेगी एक, और उस घंटी के बजने पर 10 बजे जो परीक्षार्थी हैं वो अपने को दिए गए प्रश्न पत्र को एक प्लास्टिक की थैली में, हो सकता है उस प्लास्टिक की थैली में से बाहर निकालेंगे। प्रश्न पत्र पर भी 1-2 प्रविष्टियाँ होती हैं, उस पर वो अंकित कर देंगे और उसके पश्चात ठीक 10 बजे से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। जब परीक्षा प्रारंभ होगी 10 बजे प्रातः शिफ्ट में और 2:15 बजे दोपहर शिफ्ट में, तो परीक्षा प्रारंभ होने की भी बाकायदा 1 घंटी बजेगी। अब परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र को हल कर सकेंगे। अब ये इतना सारा काम हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको सतत निगरानी रखनी है अपने परीक्षा कक्ष में कि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकार से नकल करने या करवाने का काम तो नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। 2 विक्षक चूंकि परीक्षा कक्ष में हैं, आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। कोई महत्वपूर्ण सूचना का आदान प्रदान यदि करना आवश्यक भी हो तो बहुत धीमे स्वर में बोलना है, क्योंकि आयोग के पास प्रतिवर्ष ऐसी बहुत सारी शिकायतें अभ्यर्थियों की जाती हैं कि विक्षक कक्ष में बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते रहे पूरे टाइम और उन्हें इससे व्यवधान हुआ और वे परीक्षा में ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो परस्पर बातचीत नहीं करना है, निरंतर घूमते रहना। घूमते समय आप ध्यान रखिए कि एक विक्षक अगर उस दिशा में जा रहा है तो दूसरा विक्षक इस दिशा में आगे बढ़े। तो इस तरह से निरंतर घूमते हुए आपको सतत निगरानी रखना है। अगर आप पाते हैं कि कोई व्यक्ति अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा है, कोई अभ्यर्थी नकल कर रहा है और उस पर यूएफएम का केस बनाना है, तो आपको जो पेशी पेड मिलेगा उसमें यूएफएम संबंधित प्रपत्र हो सकते हैं। तो आप यूएफएम का केस बना सकते हैं उसका और केंद्राध्यक्ष को सूचित कर सकते हैं और केंद्राध्यक्ष के पास उस केस को आप पहुंचाने का काम करेंगे। यदि यूएफएम का केस बनाने की स्थिति आती है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इस तरह से यूएफएम का केस बना देंगे। एक बात और ध्यान रखिए, कई बार विक्षकों की ये जिज्ञासा होती है, बहुत से युवा विक्षक होते हैं और उनको भी लगता है कि वो भी आगे चलकर इस परीक्षा को देंगे, या कुछ विक्षक ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अतीत में परीक्षा दी है तो उनके मन में ये आ सकता है कि देखें पेपर में क्या आया है। तो घूमते वक्त अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो स्पष्ट बता दूं आपको कि लोक सेवा आयोग ने इस कार्य को निषिद्ध घोषित किया है। आप बिल्कुल भी प्रश्नों को मत पढ़िए। और दूसरा ये भी करते हैं कुछ विक्षक कि वो ओएमआर शीट में देखते हैं कि अभ्यर्थी कौन से प्रश्न के उत्तर में कौन सा गोला लगा रहा है, यह देखना भी निषिद्ध है। दोनों काम निषिद्ध हैं। कौन से? न तो प्रश्न पत्र में प्रश्न पढ़ेंगे आप और न ही ओएमआर शीट में यह देखेंगे कि किस प्रश्न के उत्तर के तौर पर अभ्यर्थी के द्वारा कौन सा विकल्प चुनकर गोला भरा गया है। यह निषिद्ध है, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। फिर जब ये सब चीज़ें शुरू हो जाए तो थोड़ी देर के पश्चात आप क्या करेंगे, आप ओएमआर शीट की जांच करेंगे। ओएमआर शीट की जांच में क्या देखना है आपको? उत्तर नहीं देखना है आपको। ओएमआर शीट की जांच में अभ्यर्थी के द्वारा की गई सामान्य प्रविष्टियां, जैसे रोल नंबर आदि जो उसने लिखे हैं, अपना नाम आदि जो लिखा है, इसकी आपको जांच करना है। इसकी जांच करते समय बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जांच करते समय आप प्रवेश पत्र का सहारा लीजिए और साथ ही साथ मूल फोटो युक्त जो परिचय पत्र लाया है उसका भी सहारा ले सकते हैं। पर अधिकांश जो आपको जानकारियां हैं, बल्कि 100% जानकारियां
आपको प्रवेश पत्र से ही मिल जाएगी। प्रवेश पत्र में उसका रोल नंबर देखिए, OMR शीट में उसका रोल नंबर देखिए, अंकों शब्दों आदि में रोल नंबर ठीक से उसके द्वारा लिखा गया है। सेट देख लीजिए, जो सेट उसको मिला है उसकी एंट्री उसने OMR शीट में की है कि नहीं, उसको आप देख लीजिए अच्छे से। इस तरह से सारी प्रविष्टि क्रम से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के क्रम से OMR शीट में जो सारी प्रविष्टि विद्यार्थियों को करनी है वो देख लीजिए, उत्तरों को छोड़कर। इन प्रविष्टियों को देखने के बाद जब आप आश्वस्त हो जाएं तो आप वहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। एक निर्धारित कॉलम होगा जहाँ पर आप शिक्षक के तौर पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। एक बात और ध्यान रखिए कि जो आपकी OMR शीट होगी, उस OMR शीट पर आप सारी एंट्री चेक करने के बाद ही हस्ताक्षर कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपने हस्ताक्षर कर दिए वैसे ही यह मान लिया जाएगा कि अब अभ्यर्थी के दायित्व के स्थान पर आपका दायित्व प्रारंभ हो गया। गलत प्रविष्टि होने के बाद अगर हस्ताक्षर आप करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए, असहज स्थिति से बचने के लिए OMR शीट का बहुत अच्छे से आपको परीक्षण करना चाहिए। मेरी यह सलाह है, अभ्यर्थियों को यह सलाह है कि OMR शीट भरते समय, यानी जो सामान्य प्रविष्टियां हैं, अत्यंत अनिवार्य प्रविष्टियां हैं, उसको भरते समय जल्दबाजी नहीं करें, अच्छे से देखकर और सोच समझकर भरें और अपने द्वारा की गई प्रविष्टियों को खुद ही एक बार पहले चेक कर लें और किसी प्रकार की गलती न रहे, इस बात का आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। ये सब आपने कर लिया। अब इसके बाद आपका अगला काम होता है अटेस्टेशन शीट वाला काम। अटेस्टेशन शीट को रासा भी कहा जाता है। इस अटेस्टेशन शीट पर आपको अभ्यर्थी के यानी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाना है और साथ ही साथ में उसके अंगूठे के निशान भी लगवाना है। अब कौन से अंगूठे के निशान लगाएं, इसको लेकर कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो मैं स्पष्टता से दोनों पक्षों को समझाता हूं, अभ्यर्थियों को भी और वीक्षकों को भी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आपको अपने बाएं हाथ का यानी उल्टे हाथ के अंगूठे का निशान निर्धारित जगह पर अटेस्टेशन शीट में आपको लगाना है। उल्टा हाथ या बायां हाथ, ठीक है, इसको आप पहले से स्पष्ट कर लीजिए कि कौन सा उल्टा हाथ है, बायां हाथ है, उसका अंगूठा लगाना। मान लीजिए दुर्भाग्यवश या देववश किसी अभ्यर्थी का उल्टा हाथ नहीं है, बायां हाथ नहीं है, तो क्या करेगा, वो अपने सीधे हाथ के अंगूठे को लगा देगा। अगर मान लीजिए कि दोनों हाथों के अंगूठे नहीं हैं तो क्या करेगा, फिर वो उंगली का निशान लगा देगा। और अंगूठे और उंगलियां दोनों ही नहीं है, कोई इस तरह से दिव्यांग है, तो फिर वीक्षक वहां पर टिप लगा देंगे कि अभ्यर्थी के अंगूठे और अंगुली नहीं होने से यहाँ पर इनका निशान नहीं लिया जा सका है। तो ये बात को विशेष करके आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर प्रत्येक अटेस्टेशन शीट पर निर्धारित स्थान पर वीक्षक के भी हस्ताक्षर होंगे, तो देख लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक अटेस्टेशन शीट पर 6 अभ्यर्थियों का उल्लेख आएगा। उसमें अभ्यर्थी का नाम पहले से भी छपा रहेगा, विवरण रहेगा, फोटो भी रहेगा। उस फोटो से आप प्रवेश पत्र पर लगा हुआ फोटो को भी मिला लीजिए, फोटो परिचय पत्र लाया उससे भी मिला लीजिए, और सामने आपको जो चेहरा दिखाई दे रहा है उससे भी मिला लीजिए। ये सब व्यवस्था इसीलिए की जा रही है कि ताकि कोई अन्य व्यक्ति किसी अभ्यर्थी की जगह परीक्षा न दे सके। अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं तो क्या करेंगे, अटेस्टेशन शीट में जो उपस्थित हैं उनका तो अपन साइन वगैरह करवा लेंगे, अंगूठा लगवा लेंगे। जो अभ्यर्थी अनुपस्थित है उस अभ्यर्थी के कॉलम में आपको अनुपस्थित ऐसा शब्द लिख देना है, ठीक है। इस तरह से ये आपके अटेस्टेशन शीट की भी काम पूरा हो गया। अब आपको एक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कौन सी स्थिति का? हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी आपको ऐसा कहे कि मैडम या सर, ये जो प्रश्न पत्र आया है, इस प्रश्न पत्र के इस प्रश्न में गलती मुझे दिखाई दे रही है, या तो विकल्पों में गलती दिखाई दे रही है, प्रश्न बनाने की भाषा में गलती दिखाई दे रही, या कोई विसंगति इसमें दिखाई दे रही है, मैं क्या करूं अब? तो आपको उनको एक ही बात बताना है, और वो बात ये बताना है कि आप इस परीक्षा के बाद 7 दिन के अंदर आपको जो भी त्रुटि दिखाई दे रही है, जो भी विसंगति दिखाई दे रही है, उसका अभ्यावेदन या शिकायत पत्र सीधे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज देना है। बस इतना ही बताना है। आपको ये नहीं कहना है कि हाँ ये गलत है या इसका सही ये हो सकता है। उसको आपको ये कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई त्रुटि या विसंगति है तो आप एक काम करिएगा, परीक्षा के पश्चात आप 7 दिन के अंदर लोक सेवा आयोग को इसके संबंध में अभ्यावेदन दे दीजिए
शिकायत दे दीजिए। आपके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन या शिकायत पर वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल होती है और अगर आपकी बात सही पाई गई तो तदनुसार निर्णय लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए जाएंगे। बस इसके अलावा और कोई टिप्पणी अपने को नहीं करना। ये सब हो गया, समय व्यतीत होता जा रहा है। 2 घंटे का समय अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए मिलता है। अब ये आपको ध्यान रखना है वीक्षक के तौर पर कि कोई भी अभ्यर्थी OMR शीट दिए बगैर कक्ष छोड़कर बाहर न चला जाए। ऐसा न हो जाए कि कोई अभ्यर्थी OMR शीट लेकर अपने साथ चले जाए। इस बात की बहुत सावधानी रखनी है। OMR शीट कैसे कलेक्ट करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि परीक्षा समाप्ति का जो समय होगा उसके 5 मिनट पहले आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आपको दरवाजे बंद कर देना है। जिस परीक्षा कक्ष में आप वीक्षक हैं वहाँ के दरवाजे बंद कर देना। अभ्यर्थी भी ध्यान से सुन लें कि आखिरी 5 मिनट जब रह जाएंगे तो दरवाजे बंद होंगे। अब आखिरी 5 मिनट कब रहेंगे? जैसा मैंने बताया कि परीक्षा का वास्तविक समय 10 बजे से 12 बजे तक का है। यद्यपि परीक्षार्थी 9:30 बजे ही परीक्षा कक्ष में आ गए हैं, लेकिन प्रारंभिक आधा घंटा अन्य कार्यों के लिए। जब वो पेपर खोलकर प्रश्न हल करना शुरू करते हैं 10 बजे से, तब परीक्षा का वास्तविक समय शुरू होता है और 2 घंटे का समय है हर पेपर के लिए। तो 10 बजे शुरू होगा तो 12 बजे खत्म होगा। अब 12 बजे खत्म होने के पहले 5 मिनट कब? यानी 11:55 पर आपको पहली शिफ्ट में और दूसरी या दोपहर वाली शिफ्ट में 4:10 पर 5 मिनट पहले दरवाजे आपके बंद कर देना है। ये आप सूचना भी दे सकते हैं वीक्षक लोग कि अब हम दरवाजे बंद कर रहे हैं क्योंकि 5 मिनट का समय बचा है। और जैसे ही परीक्षा समाप्त होने की घंटी बजे यानी 12 बजे या फिर दोपहर की शिफ्ट में 4:15 बजे, तब आपको क्या करना है? जिस क्रम से अभ्यर्थी बैठे हैं उसी क्रम से आपको OMR शीट एक एक करके ले लेना है और उस क्रम से आपको जमा लेना है। जब आपने OMR शीट सब अभ्यर्थियों से ले ली है, अभी अभ्यर्थियों को जाने नहीं देना। ये काम कब करेंगे? 12 बजे। 11:55 पे दरवाजे बंद करते ही नहीं करना है। 12 बजे जब परीक्षा समाप्त होगी तब आप उनसे OMR शीट आप संकलित करेंगे और संकलित करने के बाद गिन लेंगे और गिनने के बाद जब आश्वस्त हो जाएंगे कि आपके परीक्षा कक्ष में 40 परीक्षार्थी थे या 42 परीक्षार्थी थे और आपको OMR शीट भी 42 मिल गई है, जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे तब आप अपने कक्ष में बैठे हुए अभ्यर्थियों को कहेंगे कि अब आप जा सकते हैं। आप दरवाज़ा खोल देंगे और उन्हें जाने की अनुमति देंगे। जब आपके अभ्यर्थी चले जाएंगे, आप देख लीजिए आपकी OMR शीट रोल नंबर के क्रम के अनुसार जमी है। अगर नहीं जमी है तो क्रम के अनुसार जमा लीजिए और अभ्यर्थियों के जाने के बाद आप कक्ष छोड़िए और कक्ष छोड़ने के बाद आप OMR शीट और अपने पेशी पेट को लेकर कंट्रोल रूम में पहुंचिए। अब आप कंट्रोल रूम में पहुंच गए हैं। कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद केंद्राध्यक्ष महोदय के द्वारा OMR शीट जमा करने की या वीक्षकों से प्राप्त करने की जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था का पालन करते हुए आप OMR शीट दे दीजिए। ये पहली शिफ्ट में OMR शीट दे दी। इसी तरह से इन्हीं प्रक्रियाओं को दोहराते हुए आप दूसरी शिफ्ट में भी 4:15 बजे OMR शीट कलेक्ट करने का काम कर लेंगे और उसके बाद 1-2-4 मिनट के बाद आप कंट्रोल रूम में जाकर केंद्राध्यक्ष महोदय को OMR शीट और अन्य समस्त सामग्री दे देंगे। एक बात और ध्यान रखिए कि इस तरह से आपने परीक्षा पूरी कर दी, सब चीज़ें दे दी। आप ध्यान रखिए कि 24 और 25 जुलाई को दोनों दिन आप केंद्राध्यक्ष महोदय के अधीक्षण नियंत्रण में हैं और उनके निर्देशों के अनुसार ही आप पूरा काम करेंगे। उनसे अनुमति लिए बिना आप परीक्षा केंद्र नहीं छोड़ेंगे। एक शिफ्ट जब आपकी कंप्लीट हो गई और दूसरी शिफ्ट में अभी टाइम है आपके पास कुछ, तो उस टाइम में जब आप वहां से घर जाना चाहते हैं तो केंद्राध्यक्ष की अनुमति के बिना आप न तो केंद्र 2 शिफ्ट के अंतराल में छोड़ें या न कभी किसी भी समय बिना अनुमति के न छोड़ें। जब दोनों शिफ्ट पूरी हो जाएं उसके बाद भी आपकी सब सामग्री जमा हो गई, उसके बाद भी आप केंद्राध्यक्ष की अनुमति लेकर ही छोड़ें। एक बात और मैं आपको बता दूं कि विक्षकी कार्य करने के साथ साथ केंद्राध्यक्ष आपको इस परीक्षा को संचालित करने के लिए कोई और कार्य सौंपते हैं तो वह भी आपको करने होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर वो आपसे कोई सहयोग की अपेक्षा करते हैं, सहयोग कर दीजिए। सब कमरों से आई OMR शीट को एकत्र करने के लिए, उनको जमाने के लिए अगर वो कुछ विक्षकों से अनुरोध करते हैं, उन्हें रोकते हैं तो आपको रुकना है, उनको जमाना है, छांटना है, पैक करना है और ये सब काम
आप केंद्राध्यक्ष महोदय के निर्देश के अनुसार करेंगे। इस कार्य को करने के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब करते हुए आपको परीक्षा कक्ष में किसी विषम परिस्थिति का सामना एकदम से करना पड़ जाए और आपको लगता है कि अरे इस परिस्थिति के बारे में तो हमें पहले से कुछ पता ही नहीं था, अब ये कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, एकदम से मान लीजिए बहुत तेज़ बारिश हो जाए, लाइट चल जाए, कक्ष में अंधेरा हो जाए, ऐसी कोई भी विषम परिस्थिति आ सकती है। तो ऐसी विषम परिस्थिति को हल करने के लिए आप अपने केंद्राध्यक्ष से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और फिर उसे हल करके परीक्षा को फिर निर्बाध रूप से संचालित करने में योगदान देंगे। इस तरह से आपने देखा कि आपके बहुत सारे काम हैं, बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। केंद्र पर पहुंचना, सामग्री लेना, कक्ष में पहुंचना, अभ्यर्थियों का आगमन, उनकी तलाशी, उन्हें बैठाना, OMR शीट देना, फिर उन्हें प्रश्न पत्र देना, OMR शीट की जांच करना, नकल रोकना, निर्देश सुनाना, ये सब काम आपको संपन्न करते हुए इस परीक्षा को पूर्ण करना है। करियर सेल चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यह बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए चैनल और चैनल की संचालक प्रीति गुलवानिया का आभार। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन यह आपके लिए उपयोगी है। इसको आपने पूरा सुना, आवश्यकता पड़ने पर आप इसे पुनः सुने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सरल शब्दों में और क्रमबद्ध ढंग से इस महत्वपूर्ण परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में समझा दिया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।